नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ गौरव राजेंद्र। पहली खबर नायब सिंह सैनी के असम दौरे से जुड़ी हुई है। दूसरी खबर हरियाणा में नई सरकार के शपथ ग्रहण से जुड़ी हुई है। तीसरी खबर में बात करेंगे जहां फरीदाबाद से है, जहां सिर्फ 500 रुपए के लिए शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। और चौथी खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां वकील को जान से मारने की धमकी देने से गुस्साए वकीलों ने मोर्चा खोल दिया है। 4 बड़ी खबरों की तस्वीर आपके सामने, जिसमें कि सिलसिलेवार तरीके से हम बात करेंगे। पहली तस्वीर असम दौरे पर नायब सिंह सैनी की है, जिसमें कि वहां पर उन्होंने कामाख्या मंदिर में पत्नी के साथ पूजा अर्चना की। दूसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे शपथ ग्रहण समारोह को लेकर किस तरीके से तैयारियां तेज हैं और शालीवार दशहरा ग्राउंड में किस तरीके से यहां तैयारियां चलती हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए रुक करते हैं पहली बड़ी खबर का। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पत्नी सुमन सैनी के साथ गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की है और इस दौरान हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे मां के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। मैं चुनाव के पहले भी आया था और चुनाव के बाद भी मैं मां के दर्शन करने आया हूं। मैं हरियाणा प्रदेशवासियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथ ही हमारे लोग स्वस्थ रहें और विकास की इस गाथा में मजबूती से अपना योगदान देते रहें और हमें जो बहुमत दिया गया है उसके लिए मैं प्रदेशवासियों को धन्यवाद करता हूं। इसी के साथ नायब सैनी बीजेपी कार्यालय भी पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मैं परम सौभाग्यशाली हूं कि मां कामाख्या के चरणों में आने का अवसर मिलता है। मैं चुनाव से पहले भी मां के चरणों में शीश नवाने के लिए आया था और अब चुनाव के बाद भी मैं मां कामाख्या के चरणों में शीश नवाने के लिए आया हूं। मैं हरियाणा प्रदेश वासियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हमारे हरियाणा के लोग स्वस्थ रहें और विकास की इस गाथा के अंदर अपना योगदान मजबूती से देते रहें। मैं ऐसी मां कामाख्या के चरणों में प्रार्थना करता हूं। और जो हरियाणा के लोगों ने जो एक बड़ा मैंडेट दिया है, एक बहुमत दिया है, मैं उसके लिए सभी हरियाणा वासियों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की मां कामाख्या के चरणों में प्रार्थना करता हूं। अब वो 16 तारीख को होगा और 16 तारीख को हमारे जो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी, क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से जो है ये दौरा रहा, जहां पर मां कामाख्या देवी के दर्शन किए यहां पर नायब सिंह सैनी ने, और साथ ही साथ जो है बीजेपी दफ्तर भी वहां पहुंचे? देखिए गौरव, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद नायब सैनी का तीसरा जो है गुवाहाटी में माता कामाख्या देवी मंदिर का ये दौरा था और एक रूटीन दौरा था। इससे पहले विधानसभा चुनाव से पहले भी जो नायब सैनी है वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए थे और जीतने के बाद एक बार फिर जो है औपचारिक तौर पर आए और यहाँ पर उनको जो है बीजेपी का जो स्थानीय गुवाहाटी का जो प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय है वहां पर वो गए थे और उन्होंने कहा कि एक जीत के बाद वो माता को अपना धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। जी, दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो उन्होंने जिक्र किया कि मैं इससे पहले भी जो है चुनाव से पहले भी यहाँ पर आ चुका हूँ शीश नवाने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए मां के, और दूसरी दफा जो है अब चुनाव के बाद भी मैं, यानी कि शपथ ग्रहण समारोह से पहले अब एक बार फिर से जो है माथा टेकने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए मां के साथ आया हूं। उनके साथ जो है यहाँ तकरीबन जो है प्रदेश अध्यक्ष जो है बड़ौली साहब जी देखने को मिले और उनकी पत्नी भी यहाँ पर थी। तो क्या किस तरीके से जो है प्रदेश जो चुनाव कार्यालय है वहां पर जाकर उनसे कार्यकर्ताओं से भेंट हुई, क्या कुछ जानकारी जो है? देखिए, ये एक नायब सिंह सैनी का जो दौरा था वो एक सामान्य जो है वो दौरा था और चुनाव से पहले भी वो यहाँ पर पहुंचे थे और चुनाव के बाद भी वो यहाँ पर धन्यवाद करने पहुंचे, क्योंकि वीरवार को उनकी जो है मुख्यमंत्री पद के जो है वो ताजपोशी होनी है, तो उससे पहले वो मां के दर्शन करने के लिए आए थे। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जैसे जो है
शपथ ग्रहण भी समारोह भी अब नजदीक है और ऐसे में कहीं न कहीं ये अटकलें लगाई जा रही थी। पहले भी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि डेट को लेकर भी इसमें किस तरीके से जो है अब देखने को मिल रहा है, तैयारियां किस तरीके से दिखाई दे रही हैं। देखिए गौरव, अगर तैयारियों की बात की जाए तो चंडीगढ़ जो पंचकुला है उसके सेक्टर 5 का जो शालीमार ग्राउंड है उसके अंदर बहुत ही भव्य तरीके से तैयारियां जो शुरू की जा रही हैं। जो बीजेपी ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने को देखते हुए भव्य पंडाल जो है लगाया जा रहा है और जो कमेटी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाई गई है और उस कमेटी के जो अध्यक्ष पूर्व सांसद करनाल संजय भाटिया हैं, उन्होंने बकायदा आज जो है वो टेंट का शुभारंभ विधिवत तौर पर उन्होंने जो लगवाने का काम किया है। पुलिस ने भी अपना केस चप्पे पर संभाल लिया और उम्मीद करते हैं कि कल जो प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी की तरफ से जो लोग हैं वो आकर अपना चार्ज जो है संभाल लेंगे और वीरवार को जो है वो कैबिनेट की शपथ हमारे साथ बने रहिए। मैं अगली खबर पर जो है आपसे अपडेट लेने के लिए आऊंगा। जी चलिए, दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित शालीमार के दशहरा ग्राउंड में जोरों शोरों से जो है 17 अक्टूबर को हरियाणा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां चल रही हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई अन्य बड़े नेता भी शामिल होंगे। इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है सुरक्षा को लेकर भी देखने को मिल रहे हैं। एनएसजी और हरियाणा पुलिस के जवानों की टीमें भी पहुंच चुकी हैं। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण कार्यक्रम में 50,000 के करीब जो है लोगों की शिरकत करने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसको लेकर पूर्व सांसद संजय भाटिया ने मौके का दौरा कर तैयारियों को लेकर जो है जायजा लिया। साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन पर पूर्व सांसद संजय भाटिया ने कहा कि आगामी 17 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में हरियाणा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पंचकुला के सेक्टर 5 परेड ग्राउंड में कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन क्षमता कम होने के चलते स्थान परिवर्तन किया गया है। बहुत ज्यादा खुशी का माहौल है। देश के हमारे प्रधानमंत्री चुनाव से पहले भी 4 जगहों पर बहुत बड़ी बड़ी रैलियां करके गए। उन्होंने क्लियर मैसेज दिया, सबसे आशीर्वाद मांगा और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आशीर्वाद मिलने के बाद आज उस खुशी में शामिल होने के लिए इस देश के ही नहीं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेताओं में जिनका नाम आता है, ऐसे हमारे मोदी जी इस पल के साक्षी बनेंगे। देखिए, ऐसा है कि हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि ये प्रायोजित आंदोलन है और ये बात अब इन स्वयंभू किसान नेताओं ने अपने मुख से मान ली है। हरियाणा की जनता 2014 से पहले की जो व्यवस्था थी और 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जिस तरह की व्यवस्था किसान भाइयों के हक में पार्टी ने बनाई, सरकार ने बनाई, उसकी तुलना करती थी। 2014 से पहले का माहौल ये था कि सीएलयू के नाम पे किसानों की जमीनें लूटी जाती थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं ओपी शर्मा, उनसे ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। ओपी, क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से? देखिए, पहले जो है परेड ग्राउंड में जो है ये यहां पर शपथ ग्रहण का समारोह होना था, अब इसको स्थान परिवर्तन किया गया है। कहीं ना कहीं शालीमार ग्राउंड में, दशहरा ग्राउंड में अब इसका आयोजन होगा। क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से, क्यों आखिरकार जो है स्थान परिवर्तन किया गया? देखिए गौरव, जो परेड ग्राउंड था वो काफी छोटा था और जिस तरीके से एक भव्य आयोजन भारतीय जनता पार्टी करने की तैयारियां कर रही है, उस लिहाजे से अगर ज्यादा भीड़ आती तो शायद जो परेड ग्राउंड है उसमें अव्यवस्थाएं फैल जाती और प्रधानमंत्री कार्यक्रम में इस तरह की अवस्थाएं होना कहीं ना कहीं देश में एक अलग मैसेज आता है। उसी के चलते जो है परेड ग्राउंड से जो शालीमार ग्राउंड है जहां पर शनिवार को जो रावण का पुतला फूंका गया था, वो करीबन 15 एकड़ के आसपास का एक पार्क है और वो चारों तरफ से सिक्योर भी है, क्योंकि उसमें एक तरफ जो है वो पुलिस वगैरह के रहने के क्वार्टर था, तो एक तरह से सिक्योर उसको माना जाता है और एक बड़ा जो है पंचकुला का आयोजन स्थल है, इसीलिए उसको वहां पर जो है वो जो है शिफ्ट किया गया। जहां तक तैयारियों की बात है तो एक भव्य आयोजन बनाने के लिए हरियाणा बीजेपी जो है इसमें जुट गई है। जो बीजेपी के जो शपथ ग्रहण समारोह के जो अध्यक्ष संजय भाटिया है, उनकी तरफ से जो है आज टेंट लगाने का काम विधिवत तौर पर जो है शुरू कर देगा। एक पूरी तरीके से एक एसी पंडाल जो है वो लगाया जा रहा है और सभी तरह की तैयारियां जो कर रही है। कल तक उम्मीद है कि जो प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी से जुड़े हुए जो अमला है वो भी अपनी जो है वो
काम जो है वो संभाल लेगा। साथ ही अगर बाकी बातों की बात करें तो पूरी तरीके से जो 454 सुरक्षा बनाने के लिए प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगी हुई है। साल 2014 में इसी ग्राउंड के ऊपर जब मनोहर लाल की पहली ताजपोशी हुई थी तो इसी ग्राउंड के ऊपर जो वो ताजपोशी हुई थी। उसके बाद साल 2019 की अगर शपथ ग्रहण समारोह की बात करें तो हरियाणा राजभवन में दीपावली के दिन जो साल 2019 में हुआ था, और इस बार एक बार फिर 2014 में जो है ये कार्यक्रम आयोजित 2024 में जो कार्यक्रम है ये शालीमार जो ग्राउंड है उसमें किया जाएगा। जी ओके, अगर बात की जाए लोगों की इकट्ठा होने की, तो यहाँ पर अगर बात की जाए ग्राउंड की जो जिस तरीके से ग्राउंड में व्यवस्थाएं की जा रही हैं, सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम से भी अगर देखा जाए तो कितने लोगों की तादाद यहाँ पर पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है? पार्टी का लक्ष्य है कि करीबन 25 लाख के आसपास, 25,000 के आसपास लोग जो इस कार्यक्रम में जो शिरकत करेंगे, और उसी के हिसाब से जो है वो बीजेपी जो है वो तैयारियां जो है वो तमाम तरह की तैयारियां कर रही है। करीबन 13 मंत्रियों के जो है शपथ लेने की जो बात सामने आ रही है, और एक मंत्री आमतौर पर 3 मिनट में जो है शपथ लेता है। तो करीबन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब तक जो है 1 घंटे रुकने की जो है वो एक शेड्यूल जो है वो बनाने की बात सामने आ रही है। जहां तक शपथ लेने से पहले कुछ रोजगार युवाओं को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपॉइंटमेंट देने की भी कुछ बातें जो है चल रही, तो अभी भी वो घर जो है वो साफ नहीं हो पाए। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीरवार को शपथ ग्रहण समारोह में आ रहे हैं, तो मानते हैं कि 2 से 3 घंटे का उनका ये कार्यकाल का जो समय होगा वो पंचकुला में होगा, और 3 घंटे प्रधानमंत्री का रहना अपने आप में एक बड़ी बात नहीं होती। तो उसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी कोई भी जो कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए ओपी आपका। जिस तरीके से ओपी शर्मा बता रहे थे कि तैयारियां जोरों पर दिखाई दे रही हैं, और ऐसे में प्रोटोकॉल जो नरेंद्र मोदी का यहां पर देखने को मिल रहा है उसके चलते जो है एनएसजी कमांडो भी लगातार यहां चाक चौबंद व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। बहरहाल अगली खबर का रुख करते हैं। हरियाणा के जिले फरीदाबाद के गांव इमामुद्दीनपुर में महज 500 रुपए के लिए एक सूदखोर द्वारा व्यक्ति को पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि रुपए न चुकाने पर आरोपियों ने उस व्यक्ति पर जमकर लात घूंसे बरसाए और फिर अधमरी हालत में उसके ही घर के बाहर फेंक दिया गया। यह घटना शनिवार शाम 5 बजे की है। इसके बाद परिजन उसे बादशाह खान सिविल अस्पताल ले गए, जहां जांच करने के बाद डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना के बाद पुलिस को जानकारी दी गई और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके बाद पोस्टमार्टम होते ही शव परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तो फरीदाबाद से मामला सामने आया है, जहां पर एक गांव में 500 रुपए के लिए हत्या की गई है। जहां आपको बता दें कि सूदखोर ने शख्स को पीट कर लात घूंसों से जो है उसको अधमरी हालत में उसके ही घर के बाहर फेंक कर चले गए, जिसके बाद परिजनों ने उसे किसी हालत में जो है आनन फानन में उसको अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। मामले की जानकारी पर जब पुलिस ने इस मामले में ध्यान दिया तो वहां सामने निकल कर आया कि सूदखोर जो है शख्स ने इसको इस तरीके से जो है मृत हालत में उसे वहां छोड़कर चले गए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोनू, क्या कुछ जानकारी है? महज 500 रुपए के लिए एक युवक की हत्या कर दी गई। बिल्कुल, फरीदाबाद के इमामुद्दीनपुर में जो है 500 रुपए के पीछे, सिर्फ एक महज 500 रुपए के पीछे जो है व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी है। तो ये मामला जो है बड़ा संगीन मामला है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो इमामुद्दीन गांव का जो है ये मामला है। कहीं ना कहीं ये इमामुद्दीनपुर के गांव के पास एक गांव और शानपुर पड़ता है। ये जो है जो मृतक है ये जो है सलाउद्दीन, ये जो है चांदपुर में रहता था, और जो आरोपी है वो इमामुद्दीन में रहता था। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो 500 रुपए के पीछे एक पवन नाम के व्यक्ति से जो है 500 रुपए उधार लिए थे, और कहीं ना कहीं उस पवन नाम के व्यक्ति ने जो है उससे सलाउद्दीन से जो है वो खर्च भी करवा लिए गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो कहीं ना कहीं इसको कर्जदार बताता रहा और कहीं 500 रुपए की डिमांड करता रहा। लेकिन कहीं ना कहीं जब रात को इसके घर पहुंचे और इसको बुला करके जो है पवन नाम का व्यक्ति ले गया, इसको जो है
है उसके साथ मारपीटाई करी और सलाउद्दीन को जो है वो मारपीटाई करके जो है बुरी हालत में जो है वो सलाउद्दीन के घर के सामने जो है वो डाल करके चले गए। तो कहीं ना कहीं आनंद फानन में जो है वो सलाउद्दीन के जो बच्चे हैं उन्होंने जो है वो अपने यानी कि चाचा पे फोन करा। जो चाचा है वो दिल्ली रहते हैं और जो है वो मृतक के जो भाई है दिल्ली में रहते हैं, उनको जो है फोन करा, उनको जानकारी दी और जानकारी के बाद आनंद फानन में जो है पुलिस को भी जानकारी दी। और कहीं ना कहीं जब बुरी हालत में जब जो उनको डाल के गए डॉक्टरों को घर पे बुलाया गया, डॉक्टरों ने जो है मृत्यु घोषित कर दिया और कहीं ना कहीं पुलिस ने जो है उस बॉडी को फरीदाबाद के अस्पताल में जो है वो रखवा दिया, वहां पोस्टमार्टम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि 500 रुपए के पीछे महज 500 रुपए के पीछे आरोप जो पवन नाम के व्यक्ति ने जो सलाउद्दीन व्यक्ति को जो है पीट करके हत्या कर दी थी। लेकिन मैंने देखा जाए तो जिस तरीके से 500 रुपए के चलते जो है सूदखोर ने युवक के साथ में मारपीट की और उसके बाद अधमरी हालत में उनके घर के बाहर छोड़ दिया। अगर ऐसे में पुलिस की तरफ से बात की जाए तो पुलिस की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन इस पूरे मामले पर, इस पूरी वारदात पर सामने आया है और साथ ही साथ इस पूरे प्रकरण पर जो है परिवारजनों का क्या कुछ कहना है? मानो देखिए सलाउद्दीन के जो बच्चे हैं वो 5 बच्चे हैं, 3 बिटियां हैं, 2 बेटे हैं। क्योंकि सलाउद्दीन जो है वो अपने परिवार को पालन पोषण के लिए वही कमाने वाला व्यक्ति था और कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो सलाउद्दीन के परिवार जो है वो लगातार जो है वो शिकायत दी है। शिकायत के दौरान जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस ने शिकायत देने के बाद जब पुलिस ने जो है पवन के घर पर जो है वो दबिश दी और पवन को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पवन के साथ एक व्यक्ति और था, उसको भी जो है वो अभी फरार है और उसको भी गिरफ्तार करने की जो है यहाँ पे बात कही जा रही है। और कहीं ना कहीं सलाउद्दीन का जो परिवार है वो पूरी तरीके से मांग उठा रहा है कि आखिरकार इन जो 5 बच्चे हैं जो सलाउद्दीन के जो घरवाली है आखिर इनका पालन पोषण कहाँ से होगा, जो कानून है वो उसकी भी कार्रवाई कराई जाए। तो कहीं ना कहीं जो दूसरा आरोपी है उसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और कहीं ना कहीं कड़ी से कड़ी जो है वो सजा दिलवाने की बात यहाँ पर कही जा रही है। और पुलिस ने भी पूरी तरीके से आश्वासन यहाँ पर देते हुए कहा कि पवन नाम के व्यक्ति को जो है उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जो पवन के साथ दूसरा व्यक्ति था उसको भी गिरफ्तार करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। लेकिन लगातार जो है वो सरकार से भी और कहीं ना कहीं कानून से गुहार लगा रहे कि आखिरकार इन 6 लोगों का जो है वो पालन पोषण कौन करेगा, क्योंकि सलाउद्दीन ही जो है वो परिवार को पालन पोषण करने के लिए कमाने वाला अकेला ही था। उसकी हत्या हो गई है, तो इसको लेकर के तमाम तरीके से जो है वो सरकार से भी और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर के गुहार परिवार जो है वो लगाता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए मानो आपका। अगली खबर में आगे बढ़ते हैं। महेंद्रगढ़ बार एसोसिएशन के अधिवक्ता अंकित यादव को जान से मारने की धमकी देने के आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज अधिवक्ताओं का धरना शहर थाना महेंद्रगढ़ में लगातार जारी है। धमकी देने का आरोप एक हिस्ट्री शीटर सतीश उर्फ फर्जी पर लगाया गया है, जिसके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज तो कर लिया, लेकिन 8 दिन बाद भी गिरफ्तारी न होने से अधिवक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा और अधिवक्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पूरे जिले के लगभग 3500 वकील वर्क सस्पेंड कर धरने पर बैठे हैं। तो वकील को जान से मारने की धमकी के बाद जो है गुस्साए वकीलों ने मोर्चा खोल दिया और पुलिस पर कार्रवाई न करने के भी आरोप यहां पर लगाए। महेंद्रगढ़ बार एसोसिएशन के वकील को जान से मारने की धमकी के बाद जो है 8 दिन बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर वकीलों का गुस्सा यहां फूटता हुआ दिखाई दिया और अपने कामकाज को छोड़कर नाराज वकीलों ने धरना प्रदर्शन किया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। पूरे जिले के संज्ञान में एक अपराधी के लिए पुलिस प्रशासन इस प्रकार में भीड़ बना बैठा है और जिसकी गिरफ्तारी के लिए बड़ा मौन है। क्या राजबाज है, क्या राजनीतिक प्रेशर है, इस चीज को बता नहीं पा रहा है। और पूरे जिले के लगभग 3500 वकील धरने में बैठे हैं, अपने कार्य को छोड़कर उस मुजरिम की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जब एक शिक्षित समाज के साथ इस प्रकार का व्यवहार पुलिस प्रशासन द्वारा किया जा सकता है, तो एक सामान्य व्यक्ति का जीवन कैसा होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अंकित यादव एडवोकेट उनको 5 तारीख को शाम को 10 साढ़े 10 बजे फोन आता है सतीश उर्फ फर्जी का
जो गाली गलौज जान से मारने की धमकी वगैरह देता है, जिसकी हमने एक दरखास्त दी 6 तारीख को। 7 तारीख को उसके ऊपर एक FIR दर्ज होती है। 7 से लेकर अब तक वो मुलजिम को अरेस्ट नहीं कर पाई है। तो अब क्या करोगे इसको लेकर? पुलिस कार्रवाई ढीली है? ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस की जो कार्रवाई है वो बिल्कुल ढीली है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।